Hello students, good morning to all of you. This is Sunny Dev and today I am going to discuss sources of history. In the last video of class 7th history, we have discussed when, where and how. Part 2. That means time frame of history and as well as the map and subcontinent, changing name of subcontinent of India history. तो इस तरह से इंडियन हिस्ट्री में किस तरह से नेम चेंज हुआ इसके बारे में डिस्कशन किए थे। लेकिन आज जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अब एक क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, क्या है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, क्या है। तो कहते हैं कि क्लूज एंड एविडेंस यानी कोई भी क्लू या एविडेंस जिसके आधार पे हिस्ट्री लिखा जाता है। क्लूज एंड एविडेंस ऑन व्हिच हिस्ट्री इज रिटन इज कॉल्ड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई किस आधार पे कर रहे हैं, इसका सोर्स क्या है आपका। तो अभी जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या तो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं, तो ये सब क्या होगा, यूट्यूब, फोन, इंटरनेट, ये सब आपका सोर्स हुआ। सेम हिस्ट्री कैसे लिखेंगे, हिस्ट्री कैसे लिखेंगे इसके बारे में बात करते हैं कि हिस्ट्री लिखने के लिए कुछ ना कुछ तो एविडेंस चाहिए। ऐसे ही तो हम अंदाज से अनुमान तो लगाएंगे नहीं कि 10 साल पहले ये घटना घटी थी, 50 साल पहले ये घटना घटी थी, जब तक उसके बारे में कुछ क्लू या कोई भी सबूत, इसको एविडेंस बोलते हैं, सबूत नहीं मिल जाता। कहता है क्लूज एंड एविडेंस on which history is written are called sources of history। क्लियर है, क्लूज एंड एविडेंस। अब ये जो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है वो मेनली दो टाइप्स के हैं। कितना टाइप्स के हैं, दो टाइप्स के। एक का कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और दूसरा है लिटरेरी सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का मतलब हुआ कि जिसमें ऑब्जेक्ट्स आते हैं, क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट्स। जब एक्सकैवेटेशन होता है यानी कि खुदाई होती है, क्या होती है, अर्थ डग आउट करते हैं, तो बहुत सारे जगह पे कुछ ना कुछ थिंग्स हैं जो मिलते हैं। बहुत सारे जगह पे पोर्ट्री मिलते हैं, ह्यूमन का बोन मिलते हैं, रिमेन्स, प्लांट्स रिमेन्स मिलते हैं। जैसे क्या कि आर्कियोलॉजी क्या है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का मतलब हो गया कि रिमेन्स ऑफ द पास्ट, रिमेन्स ऑफ द पास्ट। अब ये पास्ट इससे हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, बहुत सारे जगह पर ऑब्जेक्ट्स में पोर्ट्री हुए, वेपन्स हुए, ज्वेलरी हुए, इंस्क्रिप्शंस हुए। तो ये सब जो ऑब्जेक्ट्स है इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। उसमें से क्या क्या है, जैसे बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स और अदर आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, म्यूजिक, तो ये सब जो है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में है। किसमें है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में। एक वर्ड आता है आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, तो ये क्या होता है भैया, व्हाट इज आर्कियोलॉजी, व्हाट इज आर्कियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ द पास्ट, स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ द पास्ट, स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ द पास्ट, यानी जो रिमेन्स बचे हुए हैं पास्ट में, पास्ट के जो रिमेन्स बचे हुए हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी कहा जाता है। तो अब ये क्या है कि पास्ट में कल्चर्स होंगे, सिविलाइजेशन से, ये बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स है, तो ये सब का स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। अब बात आते हैं कि आर्कियोलॉजी हो गया, इसी में एक वर्ड आता है कि हु वर आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, हु स्टडी आर्कियोलॉजी, जो आर्कियोलॉजी को स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ओके, तो ये क्लियर हो चुका है, ये क्लियर हो गया है। तो
अब हम बात करते हैं कि बिल्डिंग और मोन्यूमेंट्स क्या है। तो बिल्डिंग और मोन्यूमेंट्स की मिडाइवल पीरियड में, पास्ट में बहुत सारे रूलर किंग्स ऐसे थे जो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए, मोन्यूमेंट्स को बोलते हैं। उसको क्या हम लोग बोलते हैं? मोन्यूमेंट्स। जैसे हो गया जामा मस्जिद, ताजमहल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट। तो ये सब क्या हो गया? जैसे हो गया रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद एटसेट्रा। अब बात करते हैं कि ये बिल्डिंग से क्या हमको एविडेंस मिलता है, बिल्डिंग से हिस्ट्री कैसे जानेंगे, किस चीज के बारे में बताता है बिल्डिंग्स। तो बिल्डिंग्स क्या होता है? बिल्डिंग्स या मोन्यूमेंट्स दिखते हैं, जैसे आप अपने घर को देखेंगे जब, तो वो बना हुआ होता है, तो उसमें सभी का घर एक जैसा बना हुआ रहता है? नहीं, किसी घर में रेलिंग का जो स्टाइल है, आर्किटेक्चर किसको बोलते हैं? स्टाइल ऑफ बिल्डिंग इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। जैसे आर्किटेक्चर, बिल्डिंग का स्टाइल अलग है किसी का। अब देखते होंगे किसी का जो विंडो है वो इस तरह से बना हुआ रहता है, किसी का विंडो इस तरह से बना हुआ रहता है, किसी का विंडो इस तरह से बना हुआ रहता है, ठीक है। किसी का अलमीरा दूसरे, मतलब हर एक घर एक जैसा नहीं होता है। बिल्डिंग्स जो है अभी जो प्रेजेंट टाइम में बना रहे हैं वो क्या होता है? अलग अलग होते हैं। जैसे मस्जिद को देखते हैं, मॉस्क को, तो ये सब क्या होता है कि वो एक डोम शेप में बना हुआ रहता है। पहले जो है अलमीरा अलग टाइम में बनता था, अब अलग स्टाइल में बनने लग गया है। तो जो बिल्डिंग का स्टाइल है, तो ये जो आर्ट के बारे में बताता है, बिल्डिंग्स क्या बताता है कि आर्ट के बारे में बताता है कि मिडाइवल पीरियड में, चूंकि हम पढ़ रहे हैं मिडाइवल पीरियड, तो मिडाइवल पीरियड में आर्ट कैसे था, आर्ट क्या था। वहां के लोग जैसे घर पे देखते हैं कि डिजाइन आते हैं, बहुत सारे डिजाइन आते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ डिजाइन बनाते हैं, कुछ मतलब कि अलग अलग तरीके से बनाते हैं। जैसे मस्जिद में अलग डिजाइन होते हैं, टेम्पल में अलग होते हैं। तो ये सब जो आर्किटेक्चर है ये डेवलप हुआ। तो अब जैसे जामा मस्जिद देखते हैं, तो जामा मस्जिद में ऑब्वियस सी बात है कि जो मुस्लिम, जो इस्लाम वाले आर्किटेक्चर आए थे वो मिलेगा, ताजमहल में वो मिलेगा। लेकिन हम देखेंगे सोमनाथ टेम्पल देखेंगे, पुराना टेम्पल है, और भी टेम्पल्स है, मीनाक्षी टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है। तो ये सब में टेम्पल का फिर आर्ट और आर्किटेक्चर अलग हो जाता है। तो ये जो बिल्डिंग्स और मोन्यूमेंट्स से क्या है, वहाँ के आर्ट और आर्किटेक्चर्स के बारे में मिलता है, वहाँ के सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन मिलता है कि वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ का पॉलिटी कैसी थी, इसके बारे में हमको क्या मिलता है? जानकारी मिलता है। पेंटिंग, अब बहुत सारे लोग क्या थे कि पेंटिंग बनाते थे। क्या बनाते थे? पेंटिंग। तो पेंटिंग से क्या देखते हैं? तो पेंटिंग, अभी हम पेंटिंग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अभी जो ड्रेस पहन रहे हैं लोग वही अपने ड्रेस में पेंटिंग बनाएंगे, जो ज्वेलरी पहन रहे हैं ज्वेलरी शो करेंगे पेंटिंग में। सेम कंडीशन था कि पेंटिंग और अदर आर्टिफैक्ट्स का मतलब हो गया इसमें अदर आर्टिफैक्ट में कस्टम्स, फूड, हैबिट, ड्रेस, ज्वेलरी। अभी तुरंत सेल्फी लेकर डालते हैं, फोटो खींच ले, खाना खाने टाइम, लंच कर रहे हैं कहीं पे, तो वो लंच फोटो में आ गया। तो उससे क्या दिखता है कि लंच में क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है। तो ये सब चीजें, कस्टम्स, वहाँ के लोग का तरीका कैसा था, कस्टम्स कैसे थे, फूड कैसे थे, लोगों को ड्रेस कैसे थे, ज्वेलरी कैसे पहनते थे, वो सब कहाँ से मिलता है? पेंटिंग और अदर आर्टिफैक्ट से मिलता है। अदर आर्टिफैक्ट्स में आ गया ऑर्नामेंट्स, स्कल्पचर्स, मतलब हो गया मूर्तियां, मूर्ति बनाते थे। ज्वेलरी कैसा था, वहाँ का आभूषण कैसे थे, वो पहनते कैसे थे, ज्वेलरी सबसे, उसके बारे में मिलता है। कॉइन्स, कॉइन्स में एक बैठा था नुमिस्मेटिक्स। ये क्या है? स्टडी ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स के बारे में स्टडी करना ही नुमिस्मेटिक्स कहलाता है। क्लियर है? कॉइन्स के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? नुमिस्मेटिक्स कहलाता है। अब कॉइन्स से क्या पता चलता है हमको? ट्रेड के बारे में, कि जैसे एक एम्पायर के लोग दूसरे एम्पायर में जाते थे, तो एक एम्पायर से दूसरे एम्पायर में गए और फिर वहां से वापस आए। तो जैसे अभी इंडिया है, इंडिया से पाकिस्तान जाएंगे,
इंडिया से अमेरिका जाएंगे तो वहाँ का जो करेंसी है, डॉलर है, यहाँ करेंसी है रुपये है, तो दोनों का करेंसी अलग है। लेकिन जब एक्सचेंज होगा बाद में, फिर जब इतिहास लिखा जाएगा, हिस्ट्री लिखा जाएगा, तो करेंसी से पता चलेगा क्या कि यहाँ के लोग कैसे ट्रेड करते थे। तो वही बात करते हैं कि यहाँ पर क्या था कि ट्रेड के बारे में और रिलीजन के बारे में। अब ये बात कहाँ से आ गई, कॉइन्स में रिलीजन कहाँ से आ गया? तो जो रूलर्स जब कॉइन्स जारी करवाते थे तो कॉइन्स पर अपने धर्म के प्रचार के लिए, अपने बारे में, अपने प्रशंसा में कुछ चीजें उस पर बनवा देते थे। ऐसे अभी क्या है, जैसे अभी इंडियन करेंसी है, उसमें किसका फिगर बना हुआ है? तो लाल किला का। किसका बना हुआ है? कहीं पर लाल किला का है, किसी नोट में, किसी नोट के पीछे हम्पी का जो रथ यात्रा है उसका है, कहीं पर कोणार्क टेम्पल है। तो ये सब क्या है? ये सब शो करता है, रिलीजन शो करता है। क्लियर है? तो जो जिस धर्म के, जिस रिलीजन के जो रूलर्स होंगे तो कॉइन्स उसी के बारे में बताएगा। तो उसमें भी क्या होता है, कॉइन्स के पीछे देखते हैं कि बहुत सारे डिजाइन बने हुए रहते हैं। तो ये सब चीजें हमको कॉइन्स से क्लूज मिलते हैं। ये सब भी क्या है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जानने का एक सोर्स है। अब बात करते हैं इंस्क्रिप्शन का। किसकी बात करते हैं? ये क्या होता है? जैसे आप लोग देखते हैं गली बनता है या तो घर बनते हैं तो टाइल्स पे जो टाइल्स लगवा देते हैं घर के आगे, उसमें खुदाई करवा के नाम लिखवा देते हैं। तो वैसे ही राजा, किंग्स जो थे, जो रूलर्स थे, वो कोई चीज बनाते थे। तो जैसे गली बनता है तो वहाँ का जो विधायक है, जो एमएलए है, जो बनवाता है, उसको क्या करता है कि नाम लिख देता है, माननीय ये के द्वारा उद्घाटन किया गया। तो ये राजा अपने बारे में, अपनी प्रशंसा के बारे में वहां पर लिखवाते थे। जैसे अभी क्या है, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, शेर अली खान, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जिसके बारे में पढ़ते हम नहीं है। कहीं पर हिस्ट्री मिलता ही नहीं है। मिलता किसके बारे में? महात्मा गांधी और नेहरू के बारे में। इसके अलावा किसी बारे में मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम इतिहास लिखवाने वाले कांग्रेस की पार्टी थी। उस टाइम गवर्नमेंट में जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये अपने दोनों बारे में, जो पावर में थे वो अपने बारे में लिखवा दिए। अभी बीजेपी पावर में है तो जो भी लिखवाएगा अपने बारे में अच्छा लिखवाएगा, दूसरे बारे में लिखवाएगा अच्छा। तो ये सब वही था। इंस्क्रिप्शन में जो राजा होता था, हमेशा से परंपरा चलती आ रही है कि जो राजा है वो अपने बारे में अच्छा ही लिखवाएगा, कभी बुरा नहीं लिखवाएगा। तो राजा अपने बारे में जो, जैसे कि कहीं पर जाते हुए तो देखते होंगे कि एक पत्थर पर इस तरह इतना बड़ा टाइल्स है या पत्थर है, रॉक है, स्टोन है, तो वहां पर लिखवा दिया जाता था उसके बारे में कुछ चीजें खुदाई करवा करके। इसी को बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। तो इसको जब पढ़ते हैं तो उस राजा के बारे में पता चलता है क्या घटनाएं घटती थी वहां पर, कैसे होता था, नहीं होता था। तो ये सब क्या हो गया। फिर हो गया म्यूजिक। अब म्यूजिक से क्या है, तो म्यूजिक से वहां के कल्चर के बारे में पता चलता था। कल्चर्स के बारे में, वहां का मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या था। अब म्यूजिक, जैसे कहीं पर भरतनाट्यम हो रहा है, कहीं पे कुछ डांस हो रहा है, तो वहां के डांस और वहां के म्यूजिक के बारे में पता चलता है हमको, म्यूजिक से भी पता चलता है। अगला तो ये सब जो था, ये सब क्या था, ये सब था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। क्या था ये सब? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, यानी कि ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड था। किसके बारे में था? ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड था। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगला, वो टॉपिक कौन सा है? वो है अगला है लिटरेरी सोर्सेस। क्या है? लिटरेरी सोर्सेस। तो लिटरेरी सोर्सेस का मतलब क्या हो गया? लिखित, जो लिखा हुआ है। ओके, तो इधर क्लियर करते हैं। देखिए, अब पहला बात आता है कि रिलीजियस लिटरेचर। लिटरेरी का मतलब जो लिखित सोर्स है उसको क्या बोलते हैं? रिलीजियस लिटरेचर बोला जाता है। तो सबसे पहले मतलब कि लिटरेरी सोर्सेस बोला जाता है, उसमें सबसे पहला नाम आता है रिलीजियस, धार्मिक, धर्म के आधार पे। किसके आधार पे? धर्म के आधार पे। जैसे रामायण बहुत पहले लिखा जा चुका है वाल्मीकि के द्वारा। तुलसीदास रामचरितमानस लिखे हैं। महाभारत, तो ये सब जो है, चाहे पुराण पढ़ते हैं, ये सब जो है
ये सब किसके आधार पर है? धर्म के आधार पर है। किसके आधार पर है? धर्म के आधार पर। ये सब रिलीजन लिटरेचर हो गया। क्या हो गया? अब हो गया सेकुलर। सेकुलर लिटरेचर की बात करते हैं, जैसे हो गया राज तरंगिणी। किसने लिखा? राज तरंगिणी, जो कश्मीर संस्कृत कंपोजिशन है। कौन सा कंपोजिशन है? संस्कृत कंपोजिशन है, जो किसके बारे में बताता है? जो किसी धर्म विशेष के बारे में नहीं, बल्कि वहां के पूरा जो राज्य का, जो स्टेट का, किंगडम का जो सिचुएशन था उसके बारे में बताता है। जैसे हो गया राज तरंगिणी। राज तरंगिणी ये किसने लिखा? तो कल्हण ने लिखा। ये संस्कृत कंपोजिशन है और कश्मीर के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? कश्मीर के बारे में इसमें बताया गया है राज तरंगिणी में। क्लियर है? उसके बाद नाम आता है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख है फिरोज शाही, इसको लिखा किसने है? जियाउद्दीन बर्दी ने। किसने लिखा है? जियाउद्दीन बर्दी। तो ये जो तारीख है फिरोज शाही है, तारीख है फिरोज शाही किसके बारे में दिखाता है? तो ये दिल्ली के बारे में बताता है। ऊपर लिखते हैं तारीख ए फिरोज शाही। इस का जो राइटर है, जो ऑथर है, वो है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी। तो ये जियाउद्दीन बर्नी इस बुक में किसके बारे में लिखा है? तो ये दिल्ली, जो सुल्तान ऑफ दिल्ली के बारे में लिखा है। सुल्तान ऑफ। तो ये जो तारीख है फिरोज शाही हो गया सुल्तान ऑफ दिल्ली, तो ये किसी धर्म के बारे में नहीं, देखिए पूरा जो दिल्ली के बारे में लिखा है। तो जो दिल्ली सल्तनत चल रहा था उसमें जितने भी रूलर्स बने सभी के बारे में, सुल्तान के बारे में लिखता है कि उस टाइम पीरियड में, दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में जो रूलर्स थे उसके बारे में लिखा है। वहाँ के जो सिचुएशन था, सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन था सोसाइटी का, उसके बारे में लिखा है, ना कि कोई धर्म विशेष के बारे में। उसके बाद अगला, जैसे हम किसी तरह एग्जाम्पल लेते हैं कि खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह ये किसने लिखा है भाई? तो ये लिखा है, जैसे ये लिखा है अमीर खुसरो। एक और है तुगलक नामा। तुगलक नामा। तो ये दोनों बुक को लिखा किसने है? अमीर खुसरो। किसने लिखा है? तो अमीर खुसरो ने लिखा है। अब ये किसके, अब ये क्या कर रहा है कि ये खलजी वंश के बारे में। तो ये तुगलक नामा हो गया तुगलक एम्पायर। तुगलक नामा किसके बारे में बताता है? कि तुगलक एम्पायर के बारे में। और खजाइन उल फुतूह खलजी डायनेस्टी के बारे में। ये हो गया खलजी डायनेस्टी के बारे में, और ये हो गया तुगलक। सब आगे फिर से मिलेगा, चैप्टर जब पढ़ेंगे डिटेल में तो सब का नाम फिर से आएगा, इसलिए अभी ध्यान से याद रखिएगा। तो ये तुगलक डायनेस्टी के बारे में और खजाइन उल फुतूह खलजी डायनेस्टी के बारे में। ये दोनों का ऑथर कौन है? अमीर खुसरो। तो ये हो गया सेकुलर लिटरेचर, जो किसी विशेष धर्म के बारे में नहीं बताता है, बल्कि पूरे सोसाइटी और समाज के बारे में बताता है। क्लियर? अब बात करते हैं बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी को। तो अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? तो बायोग्राफी की बात करते हैं तो जो किसी के बारे में कोई दूसरे लोग लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं बायोग्राफी, तो मेरे जीवनी, मेरे लाइफ के बारे में कोई दूसरे लोग, कोई दूसरे पर्सन लिख रहा है तो वो कहलाएगा बायोग्राफी। मेरा बायोग्राफी, मेरे जीवनी, मेरे लाइफ के बारे में लिखा है उसने। लेकिन यदि मैं अपने लाइफ के बारे में खुद से लिखूं तो क्या कहते हैं? ऑटो बायोग्राफी कहा जाता है। तो जैसे ऑटो बायोग्राफी के नाम आते हैं, जैसे कि बोलते हैं फुतूहात फिरोज शाही। कुछ नाम लिख देते हैं हम ऑटो बायोग्राफी का। ऑटो बायोग्राफी, फुतूहात ए फिरोज शाही। अब ये किसका बायोग्राफी है? ऑटोबायोग्राफी है। तो सिंपल सी बात है, जैसे फिरोज शाह आया, कौन आ गया इसमें? फिरोज शाह। तो नाम ही में दिख रहा है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक।
कौन था ऑथर इसका? फुतुहात फिरोज शाही था, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद आता है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, बाबरी आया तो कौन होगा इसका ऑटोबायोग्राफी? किसका है? बाबरी आया। कौन लिखा खुद से? बाबर। कौन लिखा? बाबर। उसके बाद अगला नाम आता है तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी। अब देखो, फिरोज शाही आया तो फिरोज शाह तुगलक, तुजुक ए बाबरी आया तो बाबर, जहांगीरी आया तो जहांगीर। तो ये सब था ऑटोबायोग्राफी। क्या था? ऑटोबायोग्राफी। तो अपने लाइफ के बारे में लिखा, राजा था, रूल करता था, तो अपने जो एम्पायर था उसके बारे में भी इसमें डिस्कशन किया है। तो उससे भी हमको क्या होता है कि सोर्सेस जो है मिलता है, एविडेंस मिलता है कि किस प्रकार से उसके टाइम पीरियड में ये लोगों के जो रूलर्स थे, इस टाइम पीरियड में वहाँ का सोसाइटी कैसा था, वहाँ का जो एम्पायर था, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं बायोग्राफी का। जैसे नाम सुने होंगे पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये क्या है? बायोग्राफी है। तो ये बायोग्राफी जो है पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई लिखा था। किसने लिखा था? चंद्रवरदाई। अब एक किसके बारे में लिखा था? चांदवरदाई। तो ये चांदवरदाई था, ये ऑथर था। किसका ऑथर था? ये था पृथ्वीराज रासो का ऑथर था। अब ये किसके बारे में बताता है? तो देखो, पृथ्वीराज नाम आया। क्या नाम आ गया? पृथ्वीराज। तो ये चौहान डायनेस्टी के बारे में। और चौहान डायनेस्टी के जो रूलर्स था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया। और ये जो बायोग्राफी था, किसका बायोग्राफी था? तो पृथ्वीराज चौहान, चौहान डायनेस्टी के बारे में लिखा गया है। क्लियर? उसके बाद अगला नाम जो आता है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा। तो हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा। अब ये हुमायूंनामा किसके बारे में? ये जो गुलबदन बेगम जो थे वो लिखे थे हुमायूं के बारे में। किसके बारे में? हुमायूं। हुमायूं के बारे में लिखा था हुमायूंनामा। कौन लिखा था? गुलबदन बेगम। उसी तरह से है आईन अकबरी। आईन ए अकबरी, ये किसके बारे में लिखा? तो अकबर था। तो अकबर पढ़ा लिखा था नहीं, अनपढ़ था, तो अपने बारे में कुछ लिखेगा नहीं। पढ़ने की उम्र में वो राजा बन गया था, 14 साल की उम्र में। तो ये आईन अकबरी कौन लिखा? तो आईन अकबरी ऐसी को बोलते हैं अकबरनामा। क्या बोलते हैं? अकबरनामा। तो ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था अबुल फजल। अबुल फजल। ठीक है। तो ये कुछ बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज के बारे में हम बताए हैं। अगला है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स मतलब कि एक क्रॉनिकल्स थे जो डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड करके रखा जाता था। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड मिलते हैं जो अभी तक क्या प्रिजर्व करके आर्चिव करके रखा गया। अरे ट्रेवलोगस, ये ट्रेवलोगस क्या होता है भाई? तो बहुत सारे ट्रेवलर, जैसे अल-बरूनी आया, मार्को पोलो आया, हुइनसांग आया, तो बहुत सारे लोग अदर कंट्री से यहाँ पर आते थे, इसको ट्रेवलर बोलते थे। क्या बोलते थे? ट्रेवलर। तो वो अपना अकाउंट लिखा, डायरी मेंशन करके गया। बहुत सारी चीजें, कहीं पर घूमने जाते हैं तो आप भी अपने डायरी नोट करके रखते हैं। तो वैसे ही बहुत सारे ट्रेवलर्स यहाँ पर आए थे और अपने ट्रेवलर्स के दौरान क्या हुआ कि यहाँ के बारे में लिखे, और जब फिर रह गया सोर्सेस तो वो सब मिलता है, तो उसके द्वारा भी पता चलता है। तो ये पूरा ओवरऑल था सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ओके, थैंक यू। एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड चैनल्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि अगला वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन हो जाए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।